वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आपका वक्त और आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने खूब इंजॉय भी किया होगा, हल्ला गुल्ला भी किया होगा। और वीकेंड को ना भरपूर अंदाज में हमेशा गुजारना चाहिए, क्योंकि खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी का ये एक बेहतरीन राज है। क्योंकि पुरसुकून जिंदगी के लिए ना तवाज़ुन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हजरत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठे रहो और ये देखो कि तुम्हारे दिल में कौन सी ख्वाहिश दाखिल हो रही है और कौन सा जज्बा उभर आए। जो ख्वाहिशात फानी दुनिया से मुतल्लिक हैं उन्हें दिल में आने ही ना दो, और जो जज्बा अल्लाह के लिए हो उसे दिल में बंद ही रहने दो। तो मेरा ख्याल है कि पुरसुकून जिंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल ही ये है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा जो इस्तराब पाया जाता है, बहुत बेचैनी पाई जाती है, उसकी एक बड़ी वजह हमारी अपनी ही ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए ना तो मेरे ख्याल से जनाब हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो जाए, हमारी लाइफ बहुत आसानी से गुजरे और खूबसूरत होकर गुजरे। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का और नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब में अज़ा को हत्या करने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। क्या अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी रुक सकेगी? पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा होने लगा। ये सिंड्रोम है क्या, बताएंगे आपको डाउन सिंड्रोम के आलमी दिन के मौका पर। सोशल मीडिया सिर्फ राबते का जरिया नहीं बल्कि उसके जरिए 5th जनरेशन वॉरफेयर भी जारी है। ये नफ्सियाती जंग है क्या और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, करेंगे इस पर बात। दरख्त लगाएं और माहौल बचाएं। दरख्तों से हम अपना तबाहशुदा माहौल कैसे बहाल करें, उस पर होगी बात जंगलात के आलमी दिन के मौका पर। उर्दू शायरी ने आलमी अदब में अपना बड़ा मकाम पैदा किया। गालिब, मीर, फैज और इकबाल जैसे पाए के शायर क्या नई नस्ल में भी देखने को मिलेंगे? इस हवाले से होगी बात आज शायरी के आलमी दिन के मौका पर। आज रसीले मौसीकार और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर के मद्दाह उन्हें यौम पैदाइश के मौका पर याद कर रहे हैं। और हलीमा सुल्तान सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही पाकिस्तानी अदाकारों को क्यों फॉलो करती हैं, बताएंगे आपको दिलचस्प वजह। और जनाब टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस और सेहत के हवाले से। तो जिंदगी ना कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। हर इंसान की तख्लीक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, लेकिन मुकम्मल सेहत के साथ साथ जिंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। और तिब्बी साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे जहनी और जिस्मानी बीमारियों और नकाइस का भी हमें पता चलता जा रहा है, जिनके शिकार अफराद को मुआशरे पर बोझ समझा जाता है। और दिमागी और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों को अक्सर मुआशरे में या घर से बाहर नहीं निकाला जाता या उनको बाइसे जिल्लत समझा जाता है। ताहम ऐसे इंसान अहमक नहीं होते बल्कि महज हम सबसे मुख्तलिफ होते हैं और आम बीमारियों की तरह वो भी एक बीमारी का शिकार होते हैं जिसे ट्रिसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और जनियाती नक्स के बाइस पैदा होने वाले इस जहनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। तो डाउन सिंड्रोम बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और इससे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिक्रा फैज हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। जिक्रा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक।
जिक्रा, आज डाउन सिंड्रोम से आगाही काल में दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें बता दें कि ये बीमारी एक्चुअली में है क्या, डाउन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। दूसरा, पाकिस्तान में कितने बच्चे और कितनी तादाद में बच्चे इससे मुतासर हैं? अच्छा, सबसे पहले जो डाउन सिंड्रोम बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वो आप कह लेंगे एक डिसेबिलिटी कह लें हैं, ये वो एक कंडीशन बेसिकली है। डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें आप वो बच्चा के लिए, कोई पर्सन के लिए, कोई अडल्ट जिसको भी है, उसके पास द चाइल्ड हैड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। जैसे एक आम न्यूरोटिपिकल बच्चा है, बेबी है, उनके 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ डायग्नोज होता है, जहाँ हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस बेबी के अंदर या उस बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम 21 का, जिसे हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली क्रोमोसोम है क्या है, हमारी जीन्स के अंदर एक पैकेज होता है। ठीक है। वो उसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है, जो कि बाद में डिटरमिन करता है कि बच्चे की जो फिजिकली अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, बच्चे के कैसे फिजिकल अपीयरेंस, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो सारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो इस चीज़ को डिटरमिन करता है। और उसकी वजह से जब बच्चे की बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम 21 जिसको हम कहते हैं, ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चे की आप कहने फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। बच्चे की जो मेंटल, हम कहते हैं ना, बच्चे की जो ब्रेन है, वो उसमें जो उसकी डेवलपमेंट है वो चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ। इन बच्चों की आप कह लें कि हमें लुक से ही, जैसे अगर हम ऑटिज्म की बात करें, हम स्पीच डिले की बात करें, अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ बात करें, HIC के साथ बच्चे, तो हमें फिजिकली वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, हम उनको फर्स्ट जब पहली दफ़ा ही देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये बच्चा कुछ डिफरेंट है, दूसरे बच्चों से इसमें कुछ डिफरेंस। बिल्कुल, क्योंकि उनकी फिजिकली उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल चेंज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं उनका, जो उसके साथ साथ इन बच्चों की स्पीच में भी डिले होता है। ठीक है। क्योंकि जब बच्चे की जो ब्रेन है, उसकी जब ग्रोथ ही नहीं हुई, जब बच्चे की ग्रोथ ही उसके दूसरे बच्चों की एज के मुताबिक नहीं है, तो उसकी वजह से जो बच्चे में है वो डिले में आ जाता है। तो मैं जिक्र पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान में कितनी तादाद है इन बच्चों पाकिस्तान में राइट नाउ अगर हम बात करें तो 0.2% जो हम कह रहे हैं कि इन बच्चों का रेशियो इंक्रीज हो। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ। अगर हम ये बात करें कहाँ पे ज्यादा है, तो जैसे लाहौर में, कराची में, ठीक है, इन सिटीज़ के अंदर हम कहें कि हमें रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो डाउन सिंड्रोम केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सिंध की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो हम कह लें ये कंडीशन है, या डाउन सिंड्रोम, ये जो डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 6,000 जो हम कह रहे हैं बेबीज हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं डाउन सिंड्रोम के साथ। अब अगर US की बात करें तो उसमें कहते हैं कि 1 बेबी आउट ऑफ 700 चाइल्ड। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम कहते हैं 1 चाइल्ड आउट ऑफ 1100 के, मतलब हम वहाँ पे रेशो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डाउन सिंड्रोम का कि अब वो प्रॉपर इसके बारे में देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसकी वजह क्या है कि इसकी रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है? अच्छा, बेसिकली अगर हम रिसर्चेस को ही फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बेसिकली अगर हम रिसर्चेस को देखें तो हमें वो कोई प्रॉपर रीज़न नज़र नहीं आती कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। अच्छा, कोई एक फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि ये जेनेटिक्स में हो, जेनेटिकली ये चीज़ हो रही हो सकता है मदर्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा कुछ ड्रिंक करती है, ठीक है, अल्कोहल यूज़ करती है, मेडिकेशन यूज़ करती है, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है जैसे फॉलिक एसिड वगैरह, ये वाला जो पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं करती, उनकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो आप कह लें कि बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम की जो हमें बीमारी है ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा जिक्र, हम देखते हैं पैदाइशी तौर पर जो बच्चे जिस्मानी या जहनी मसाइल का शिकार होते हैं उनका सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो डाउन सिंड्रोम के हवाले से जो बच्चे हैं उनका रेशो क्या है, कितना लंबी ज़िंदगी वो पाते हैं? ये डिपेंड करता है। अच्छा, वेरीज। ठीक है। अब ऐसा नहीं, अगर हम 1960s से 2003 तक अगर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी रिसर्चेस मिले जिसमें कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ 10 साल तक थे। ठीक है। अगर हम 2007 की बात करें तो उसमें हम देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे थे, वो 47 ईयर्स तक गए हैं।
अगर हम 2008 और 9 में देखें या उससे पहले 2005 में देखें तो कुछ ऐसे भी हमें क्लाइंट्स या पेशेंट्स मिले जो 60 इयर्स तक। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है, अगर उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ आप ये कह लें कि बर्थ रेट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, कि जैसे बच्चा अगर पैदा हो रहा है उसका एक वेट होता है, अगर एक आम बच्चा है उसका जो वेट है 5.5 पाउंड होगा या 8.8 पाउंड होगा। तो अगर जो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चा है उसका वेट ही कम है, जैसे 3.3 है, तो वो प्री मेच्योर बर्थ भी अगर है और उसका जब वेट ही कम है तो उसका सर्वाइवल रेट भी तो कम ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका आप कहने वेट कम था लेकिन उसके बाद भी वो 20 साल 25 साल तक उनका वो गया है। और कुछ ऐसे जिनके बर्थ आप उनका कह लें वेट बिल्कुल ठीक था पाउंड्स में, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ 10 साल तक 11 साल तक रहे हैं। तो इट डिपेंड्स और ये वेरी करता है, ये कंपल्सरी नहीं है, वरना काफ़ी ज़्यादा केसेस में 60 ईयर्स तक भी गए हैं ये बच्चे। अडल्ट सब हम इनको कहेंगे 60 प्लस भी गए हैं, 47 ईयर्स तक भी गए हैं, 10 ईयर्स तक भी गए हैं, 5 ईयर्स तक भी गए हैं। तो ये वेरी करता है, इसको हम कह नहीं सकते कि कोई फिक्स रेशियो है या फिक्स इनकी एज लिमिट है कि यहाँ तक ही सर्वाइव कर पाए। और जिक्र मैं ये भी पूछना चाहूँगी माओं के हवाले से कि किन उम्र की माओं के यहाँ ये ज़्यादातर जो पैदाइश होती है डाउन सिंड्रोम के हवाले से? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि ये डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा हम देखें तो कहते हैं कि अगर जिन लेडीज़ की एज 35 प्लस है और उसके बाद उनकी शादी होती है और अगर उनके बाद वो कोई प्रेग्नेंट होती हैं और ऐसा रेशो मिलता है तो उनके जो बच्चे हैं वो डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी शादी की लड़की अगर है यंगर एज में है तो उनके साथ डाउन सिंड्रोम का रेशो बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसी के ऑपोजिट साइड पे देखें तो कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिसमें लेस देन 35 है, लेकिन उनके अगर रेशो देखें तो वहाँ पे भी डाउन सिंड्रोम का रेशो हमें नजर आ रहा है। तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम जाते हैं मेजॉरिटी की तरफ। तो जो मेजॉरिटी केसेस अगर हम देखें तो प्लस 35 की एज में अगर शादी हो रही है और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें जो रेशो है वो इंक्रीज होता है डाउन सिंड्रोम का, लेकिन हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जिक्र मुझे बताइए इनकी थेरेपी के हवाले से, किस स्टेज पर फिर इनकी जो डाउन सिंड्रोम के शिकार हैं बच्चे उनकी थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए? अर्ली एज में ही थेरेपी स्टार्ट करवा दी जाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इन बच्चों को जैसे हम दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें तो उससे उन एज लेवल से वो मीट नहीं करते, उनका जो लेवल है वो डाउन होता है। ठीक है। और उन डाउन सिंड्रोम बच्चों में ये भी होता है कि उनकी स्पीच दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, उस तरह फ्रिक्वेंटली नहीं कम्युनिकेट कर पाते। तो अगर बच्चा जैसे छोटी एज में है, 3 साल का है, 4 साल का है, अगर आप उस एज से ही उन बच्चों की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दें, उसके साथ ही बच्चे क्योंकि डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं, ठीक है, उस तरह उनका जो माइंड है, ब्रेन है, वो काम नहीं करता, साथ ही आप बिहेवियर थेरेपी अगर उनकी स्टार्ट करवा दें, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करवा दें, क्योंकि इन बच्चों के जो जॉइंट हैं, जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लैक होता है, वो उस तरह स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम फिजियोथेरेपी के थ्रू, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू उनके जो जॉइंट हैं, उनके जो मसल्स हैं, उनको स्ट्रांग करते हैं। तो जैसे ही इनकी थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी तो वो सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा। वरना क्योंकि बच्चों में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, और जब उनके अंदर वो स्किल्स आ जाएंगी तो उनको पता होगा कि हम भी स्कूल जा सकते हैं। तो थेरेपीज तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे उनको नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे में कोई गैप है, कोई डिले है, तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को फाइंड आउट करें और साथ ही उस बच्चे की आप थेरेपी स्टार्ट करें। तो ये थेरेपी जो है इन बच्चों की क्या सारी ज़िंदगी चलती रहती है? सारी ज़िंदगी तो नहीं चलती, लेकिन जब बच्चे की स्पीच आ जाती है तो थेरेपी स्टॉप हो जाती है। उसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स को इतना ट्रेन कर देते हैं कि उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या काम करना है। ठीक है, पेरेंट्स को सिर्फ एक गाइडेंस है, उनको सिर्फ हम लोगों ने समझाना है कि अगर इस स्टेप पे बच्चा स्टक हो गया तो आपने नेक्स्ट ये करना है। क्योंकि यार अगर सॉरी मेरे मुंह से यार निकल गया, सॉरी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम इन बच्चों को देखें तो बिहेवियर इश्यूज होते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी वो कभी भी बिहेवियर इशू खत्म नहीं होते। बिहेवियर इश्यूज इनमें भी होते हैं, लेकिन अगर हम इनके थेरेपीज करते हैं तो उनके साथ इनके बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक टाइम पे आके जब ये स्कूल जाते हैं तो हम इनके साथ शैडो टीचर की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। शैडो टीचर की जब सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ ही जो टीचर्स हैं उनको पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर, हमने बच्चे को कैसे लेके चलना है। और उसके बाद जो शैडो टीचर है
पैसेज ऑफ टाइम हम उसको रिमूव कर देते हैं और बच्चा जो है वो स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल आराम से मतलब जो जैसे है वो बच्चे move on नॉर्मल करते जाते हैं वैसे वो बिल्कुल जाते हैं और हमें थेरेपिस्ट की सारी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम अच्छा। बिल्कुल स्टार्ट से लें। हाँ। अगर हम थेरेपी स्टार्ट ही 7 साल में करवा रहे हैं, 8 साल में करवा रहे हैं, आफ्टर 10 करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ पहले ही स्टक है। अब वो चीज़ हमने रिमूव करनी है और हमने नई चीज़ बच्चे को सिखानी है, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो अब माशाल्लाह जॉब्स कर रहे हैं। अगर मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल दूं, नाम तो मैं नहीं ले सकती, तो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट में वहाँ पे एज आप कह लें कि टीचर जो है फैकल्टी मेंबर्स, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम बच्चे काम कर रहे हैं, उनको तब हम अडल्ट्स कहेंगे, और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल स्कूलिंग हुई है। एक जो मेरे सामने केस आया था, MBA किया हुआ उस लड़के ने, अच्छा। और अब वो HR डिपार्टमेंट में, और वो प्रॉपर उनके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का रन कर। तो मतलब अगर बर वक्त इनकी तशखीस हो जाए या इनकी थेरेपी करवाई जाए तो ये नॉर्मल हो के लाइफ गुजार सकते हैं हमारी बिल्कुल तरह। गुजार सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। सिर्फ पेरेंट्स की एफर्ट है, पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छा हमारा बच्चा तो देखने में दूसरे बच्चों के जैसा नहीं Exactly, और वो उनको छुपा के रखते हैं कि छुपा बाहर के नहीं रखते निकालना, हैं। कहीं लेकर नहीं लगता जाना है। और उन है पे ऐसे कुछ बच्चों इन्वेस्ट को। नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इन्वेस्ट करें और ये बच्चे आपको पे बैक करते हैं, उनमें हिडन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आज आगाही का दिन मनाया जा रहा है डाउन सिंड्रोम के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे बच्चों को एक लेवलाइज कर दिया जाता है कि ये शायद पागल हैं या ये ठीक नहीं है, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर किस तरह कम की जा सकती हैं, किस तरह के हमें इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शऊर उजागर किया जा सके? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को काउंसलिंग सेशंस रखवाने चाहिए, सेमिनार्स रखवाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। बेशक अगर कहीं पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप ग्रुप काउंसलिंग कर लें। पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बच्चे भी ये हमारे बच्चे हैं और दूसरे बच्चों की तरह ही हैं। हाँ। इनके भी वही राइट्स हैं जो कि हम अपने बाकी बच्चों को दे रहे हैं। अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम या स्पेशल नीड्स के साथ है तो बाकी बच्चे अगर बिल्कुल ठीक है तो स्पेशल नीड बच्चे के भी वही राइट हैं जो दूसरे बच्चों के। एग्जैक्टली। तो हमने इस बच्चे ने भी स्कूल जाना है, सोसाइटी में मूव करना है और हमने इसको बाहर लेके जाना है और इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेरेंट्स की जब हम काउंसलिंग करेंगे उनमें अवेयरनेस आएगी तो वो बच्चों के थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे, उनको स्कूल्स में इनरोल करवाएंगे। अब तो इतने ज़्यादा इंक्लूसिव स्कूल्स हैं लाहौर के अंदर, सेंटर्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं जो कि मॉन्टेसरी इंक्लूसिव सेटअप इन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इनरोल कर रहे हैं और इनकी आप कह लें कि स्किल्स पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ हो रहा है ताकि ये बच्चे भी सोसाइटी में आए और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग जाते हैं। लेकिन सिर्फ हमें इनको इंट्रोड्यूस करवाने का एक मौका चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम नहीं करवाते। एग्जैक्टली। हम इनको लेबल कर देते हैं स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, आपने स्पेशल स्कूल्स में जाना और सारी जिंदगी ही जाना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है जी, ज़िक्रा फैज़ हमारे साथ मौजूद थी, स्पीच एंड बिहेवियर्स थेरेपिस्ट हैं। ज़िक्रा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और डिटेल में हमने बात की है क्योंकि आज डाउन सिंड्रोम से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और उस हवाले से हमने बात की है कि इन बच्चों को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं और थेरेपी के थ्रू इनको हम लोग इतना काबिल बना सकते हैं कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते अंदाज़ों की, तो ये सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन का दौर है। हमारी ज़िंदगी डिजिटलाइज्ड होती जा रही है, वो टेली मेडिसिन हो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो, ई कॉमर्स हो या फिर फ्रीलांसिंग, सब कुछ वेबसाइट्स की मरहून मिन्नत हो चुका है। और जहाँ तक कि जंगें भी अब डिजिटल हो चुकी हैं और तोपों, लवारों और बंदूकों से होती हुई जंग अब एक नई जहत इख्तियार कर चुकी है जिसे 5th जनरेशन वॉर फेयर या फिर हाइब्रिड जंग का नाम दिया जा रहा है। और आपने पाकिस्तानी मीडिया, सियासतदान, दिफाई तज्जियाकार 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हुए उन्हें सुना ही होगा। और ये एक ऐसी जंग है जो रवायती तौर पर किसी वॉरफेयर को किसी खास फौज और सियासी दायरे तक महदूद रखती है और जदीद हथियारों को मुस्तकबिल की कश्मकश में इस्तेमाल करती है। और एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन की शनाख्त वाज़ेह नहीं होती है, ये बहुत हद तक नजरियात की जंग भी कहलाती है।
ये जंग दर हकीकत है क्या, इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं और आज के दौर में ये जंग कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है और कहाँ जा रहा है कि मुल्क में सियासी कश्मकश में भी इसका अहम रोल है, तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद मंजूर साहब, है टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जदीद टेक्नोलॉजी में खास महारत भी रखते हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से। पहले तो हमारे देखने वालों को और हमें भी बता दें कि ये वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ना थैंक यू बुलाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली 5th जनरेशन वॉरफेयर दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि जी किसी ने मिसाइल गिरा दिया और अच्छा। समथिंग। ये बेसिकली डेटा की जंग है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को एक मैसेजेस आते होंगे ना, लाइक कि जी एसी इतने का बेच दें, हाँ, समथिंग, हाँ। ठीक है। तो वो उनके पास नंबर कहाँ से आते हैं, राइट? जी, उनको किन मकासद के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। इतना असल में नहीं होता, लेकिन जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, आपका ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बन जाते हैं, ये तमाम चीजें उस 5th जनरेशन वॉरफेयर का काम करते हैं। यानी Okay. इंटरनेट के ऊपर कोई देखें, आपके पास, चले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, आपके पास एक हदीस आती है, हाँ, वो एज इट इज आगे चल पड़ती है, हालांकि ना कभी किसी ने उसको वेरीफाई किया ना Exactly, हाँ। मेरे साथ कई दफा ऐसे हुआ है कि मैंने, खैर मैं फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन आज से चंद साल पहले मैं चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड करता था, तो मैंने जाके जब लोगों से ये चीज़ें डिस्कस की ना उलमा से, तो पता लगा ऐसी कोई हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, तो कुरान की आयत आ रही होती हैं, हम उनको बगैर पढ़े जस्ट एज इट इज फॉरवर्ड कर अब देते तो हैं, माशाल्लाह हाँ। वो ईद मुबारक के भी वैसे ही Forward फॉरवर्ड कर ही किए जाते हैं, हाँ। ठीक है, कि ग्रुप बनाए मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले उन पे रिसर्च करनी चाहिए। अभी ठीक है। जैसे कल का वाकया है जी, कल मेरी एक जानने वाली हैं, उनका जी एक फेसबुक से उनका एक मैसेज आता है मुझे अच्छा। कि जी आई हैव सीन योर वीडियो, काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक, इसमें ठीक। कुछ और आपको नहीं। है। अच्छा, अब वो मुझे अंदाजा था एज ए फैमिली फ्रेंड और सारा कि जी रात को 2:17 में उसके फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है फेसबुक पे। हाँ। तो दैट मीन्स कि उसका वो सिस्टम या तो हैक हो गया या कुछ और हो गया, और उसके थ्रू Okay. सारे मैसेजेस किसी को किए गए हैं। हाँ। अब अगर मैं उस पर क्लिक कर देता तो मेरे साथ क्या होता? आपकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक चली है, जाती information सारी चली उनके जाती। पास, हाँ। तो ये सारा कुछ उस वॉरफेयर के लिए हो रहा है। अब जितनी मिस इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक। वो सारी चीजें बेसिकली इस हिसाब से लोग आके इन्फ्लुएंसर बन के आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। यानी हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते, तो वो हमारे ब्रेन्स के साथ खेल रहे होते हैं। सो दैट इज बेसिकली 5th जनरेशन वॉरफेयर को कह लीजिए माइंड गेम्स है सारी की सारी। माइंड गेम्स है, मतलब ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है इसके जी हाँ, अंदर। जी हाँ, जी हाँ, जाहिर है। देखें, आपके पास एक चीज आई, हाँ, आपको वो जैसे होता नहीं, कभी कभार कोई रातों रात ट्रेंड में ऊपर चला जाता है, ठीक है, और कई रातों रात कुछ नीचे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत तो वायरल हो basic- जाते हैं, एक ही वीडियो के साथ, एक बिल्कुल। पिक्चर्स के जी साथ हाँ। वायरल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा कुछ उसी का पार्ट है। वॉरफेयर है। जी हाँ, ये सारा कुछ उसमें से निकल के आ रहा है। सिर्फ फर्क ये कि हमें समझ नहीं कि किस चीज़ को हमने सपोर्ट करना और किसको नहीं सपोर्ट करना है। इसीलिए मैं नॉर्मली ना जब इसके ऊपर सेशंस भी दे रहा होता हूँ ना लोगों को, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ ये सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अच्छा, तो आजकल मैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये बात कर रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी प्लस ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को एज ए आम पर्सन लोगों को बताना शुरू पता करना। होना जी चाहिए। हाँ। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा आम होती जा रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस चीज जी का। हाँ, जी हाँ, जी। दूसरा, ट्विटर के हवाले से कहा जाता है कि उसका बहुत ज्यादा रोल है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, इसकी क्या वजह है? देखें, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं। हाँ, यानी कोई बंदा एक मैसेज कर देता जी इसको ट्रेंड बना दें। अब वो जो इसको ट्रेंड बनाने वाला होता है ना, हैशटैग के साथ जो ट्रेंड आता है कि जी ये टॉप पे चला गया, अब लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो उन पोस्ट पे जाएगा, वो सारा एक पूरा सीक्वेंस बनता है। हाँ। तो किसी भी चीज को आप ट्रेंड बना सकते हैं। यानी मैं आज आपके नाम का ट्रेंड चला दूं और मैं कहूँगा जी इनको ट्रेंड बनाना, तो कल आप एक टॉप पे आ जाएंगी। इसी तरह कोई जैसे पिछले दिनों प्रोपेगेंडास जिस तरह चल रहे हैं हमारे यहाँ, आजकल पॉलिटिकली भी आपने बात की चल रहे हैं, तो वो कभी किसी को ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी किसी को नीचे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। वो सिर्फ आपने ट्रेंड बनाना है उसको। तो ट्विटर एक मेन चीज है किसी भी चीज को ट्रेंड बनाने के लिए। तो फिर पाकिस्तान इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में कितना मुतासिर हो रहा है, कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, या पाकिस्तानी कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा मेरा तो ख्याल है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कि फेसबुक इस्तेमाल कैसे करना। जैसे अच्छा। लिंक्डइन है, ठीक है, जी। एक सोशल मीडिया की वो प्रोफेशनल वेबसाइट है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि मास्क लगाने का क्या मकसद है, क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। हाँ। तो मास्क का हमें पता नहीं है कि उसको लगाना क्यों है। बिल्कुल ऐसे मैंने ही है। कई लोगों को देखा वो छींकते हैं तो मास्क को नीचे करके छींकते हैं, ठीक है, और नाक को खारिश करते हैं, मास्क को नीचे करते हैं, खारिश करते हैं। हाँ। तो वो बेसिकली उन्होंने मास्क लगाने का मकसद है कि आप ऊपर ऊपर से करें जो कुछ करें, छींके तो
हमें वो साइकोलॉजी नहीं समझाई जाती। ठीक है। हमें पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी या ये जो है हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं चीज़ें, इनसे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग और बहुत सारे जैसे यूट्यूब पे बहुत काम की वीडियोस भी आपको बिल्कुल, मिलती है, बहुत exactly। अगेंस्ट वीडियोस भी हाँ। मिलती हैं। यानी अब वही बात कि इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो वो एक्चुअली हमें एक शोशा छोड़ देते हैं, हम उस पर जज्बाती हो जाते हैं और अपने कंट्री का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है सारे का सारा, ये तो वो तो चाह रहे हैं कि ये हो और हम वो कर रहे होते हैं बेसिकली, सिर्फ वो हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज डालते हैं। सो दिस इज बेसिकली। तो फिर किस तरह, इस हवाले से फिर किस तरह हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो मेरा तो सकती ख्याल है हमें किताबें पढ़नी चाहिए सर, अच्छा। रिसर्च करनी चाहिए, हमें पता हो कि कौन सी चीज किस काम के लिए है। अच्छा। यानी देखें वही बात जो मैंने भी की कि फेसबुक का यूजेज ही नहीं हमें पता, हम्म। हम तो सिर्फ उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना और देख रहे होते हैं फ्रेंड्स लाइक शेयर विदाउट एनी रिसर्च कि जी अब तो खैर उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया कि अगर कोई फेक न्यूज आएगी ना तो वो उस पर फिल्टर लग गया कि वो आपको एक नोटिफिकेशन आता है Okay। और उस पर वो कहता है कि ये फेक न्यूज आपने शेयर की थी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है अच्छा। उसका। और अगर 5 से ज्यादा गालबन आप फेक न्यूज करें तो फिर आपका वो ब्लॉक कर देते अच्छा, हैं। ठीक तो है। ये अब उन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई अथॉरिटी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए जो बताती रहे कि जी ये फेक न्यूज है, ये ओरिजिनल न्यूज है, ये चीज है, ये चीज है। तो मेरा ख्याल है कि हम काबू पा सकते हैं। अच्छा। अब कई दफा तो वो होता है ना कि जैसे इंडिया भी कोई फेक न्यूज एकदम चला देता है, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल मीडिया में ऐसे बहुत ही हाई है। हाँ, हाई एक है। प्रोपेगेंडा बन जाता जी है हाँ, वो सोशल प्रोपेगेंडा मीडिया बना में। देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें पता होना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है ये, और ये सिर्फ आपको न्यूज़पेपर से और मीडिया से नहीं पता लग सकता, आपको अपनी रिसर्च भी करनी पड़ती है चीज़ों के ऊपर, फिर आपको पता लगता है कि दिस इज द रियल नॉलेज वी गॉट। लेकिन अहमद साहब, कौन सी जनरेशन ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होती जा रही है? यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा, यानी एक्चुअली ये नहीं कहूँगा कि पिछली जनरेशन नहीं है, यानी आजकल की जनरेशन तो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। पिछली जनरेशन भी एक हद तक उनको पता भी हो सच्चाई क्या, तो वो उसका साथ नहीं दे रहे होते। हाँ। वो अपने उसमें वो आप हमें बताओगे समथिंग लाइक दैट वो चल रहा होता है ना। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ आप कह लें कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि रिसर्च करते हैं, बाकी 90% इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से। और फिर जब बात बिगड़ जाती है फिर वो यानी दूसरी तरफ फिर जाते हैं एक्चुअली। अहमद साहब, जैसे हम देखते हैं प्रोपेगेंडा की बहुत ज़्यादा बात होती है, इंडियन टीवी चैनल्स जैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है और ये जनरेट कैसे किया जाता है? अच्छा देखें, प्रोपेगेंडा जो है ना ये एक बड़ी मज़े की टर्मिनोलॉजी है। थोड़ा सा एक मिसाल के साथ बताता हूँ। आई होप एक तो प्रोपेगेंडा की एक बुक है बाय एडवर्ड बर्नेज, वो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी जरूर पढ़ें, मैं एक्चुअली रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को वो किताब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एडवर्ड बर्नेज ने क्या किया जी, आज से कुछ साल पहले लोग जब फीमेल सिगरेट नहीं पीती थी तो उसको ना एक फिलिप मॉरिस एक फर्म थी, उसने कहा जी कि आप ना इसमें हमारी हेल्प करें ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए। हाँ। उसने क्या किया, उसने उसको नाम दिया टॉर्च ऑफ फ्रीडम का। अच्छा। और पूरी फीमेल्स आ रही थी, जब वो एक्टर्स थी वो आ रही थी, उन्होंने आते हुए जैसे ही उसने उनको इशारा किया उन्होंने ना सिगरेट ऑन कर दी। उसके बाद से सिगरेट 20% ज्यादा बिकनी शुरू हो गई पूरी। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये प्रोपेगेंडा की एक मिसाल आपको बता रहा हूँ। अच्छा। यानी इसको प्रोफेशनली यूज करने वाला बंदा एडवर्ड बर्नेज है, जिसने इसको पूरा एक जो है ना मूवमेंट इसके ऊपर बनाए और सारी चीजें तैयार की। अच्छा। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा, यानी आप कोई भी चीज उठा लें, मैं आज कहूँ कि ये जो बुक है ना जी बड़ी पॉपुलर है, मैं इसको ट्विटर का ट्रेंड बना दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना शुरू कर दूंगा और मेरे देखा था कि मैं 10 और लोगों को अपना वो कहूँगा, जो इतने मेरे जानने वाले सारे इसको शेयर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली किसी लेवल पे पहुंच जाएगी। तो दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा। आपने सिर्फ एक न्यूज ही तो आउट करनी है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो किताब जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए ताकि पता लगे कि चीजें काम कर। एक्चुअली मैनिपुलेशन है ना, माइंड की मैनिपुलेशन है सारी की सारी। तो माइंड को मैनिपुलेट कर दें आप किसी भी तरीके से। जैसे अभी आपने इंडिया उसकी बात की, वो क्या करते हैं देखें, कुछ अर्सा पहले तक हमारे जो बच्चे थे ना, वो क्या उनको पाकिस्तानी मुसलमानों के त्योहारों का नहीं पता था, इंडियन त्योहारों का ज्यादा पता था उनको। तो वो क्या था, तो वो दैट इज वो उन्होंने 1970 से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया पूरे का पूरा कि इनको हम इस तरीके से तबाह करेंगे, और हम हो रहे थे। वो तो शुक्र है अब आगे चीजें थोड़ी रुकनी शुरू हुई हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रिसर्च करनी शुरू की और थोड़ा, लेकिन अगर वही रिसर्च सेंटर्स बन जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये नेगेटिव तौर पर ही प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है या इसके कोई एडवांटेजेस भी हैं? नहीं, एडवांटेजेस भी हैं। यानी आप प्रोपेगेंडा, बेसिकली प्रोपेगेंडा वैसे तो हम कहते हैं नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उसको आप पॉजिटिविटी, अभी जैसे एक कैंपेन चलाई है, मतलब मेरे ख्याल से इसकी एग्जाम भी है, एक वाइट प्रोपेगेंडा, एक ब्लैक प्रोपेगेंडा है। यस, यानी जैसे व्हाइट हैकिंग और वो आप जैसे वो बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आप अगर कोई अच्छी चीज है आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो यू मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। ये तो रिजल्ट पे और उसको करने के तरीके पे पता लगता है कि वो क्या चीज है और असल में क्या चीज है। अब अगर मैं कोई अच्छी चीज दे रहा हूँ,
मैं एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ किसी को, तो दैट इज ऑब्वियसली समथिंग, उसको मैं अच्छा बना सकता हूँ ना। तो वो प्रोपेगेंडा अपने आप में वर्ड जो है बुरा लगता है, लेकिन उसका पॉजिटिव वाइब्स, बेसिकली दुनिया में हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव चीज है। कोई भी चीज आप उठा लें, लेकिन उसको करने का तरीका बताता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है एक्चुअली। और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है अगर मैं पूछूं तो? ये बेसिकली आप दुनिया में हर जगह कहीं पे भी यूज कर लें। यानी आपने जो शूज पहने आप इन पे यूज कर दें। अच्छा। एक रिव्यू ही देना ना आपने, वो रिव्यू वायरल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। मतलब ये हर जगह, ये आपके जॉब बेस पे, मतलब कहीं पे भी, आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। घर में देखिए फैमिली पॉलिटिक्स हर जगह पे है। ठीक है, आपने किसी को घर में बुरा बनाना बना दें। अच्छा। आपने उस बेचारे ने चोरी नहीं की, फिर भी क्या चोरी की है। ठीक, फैमिली क्या कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, दैट इज समथिंग। यानी हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को बुरा कह रहे थे, हमें से हर जगह पॉलिटिक्स हमारे ना अंदर छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो उस पॉलिटिक्स में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हैं। तो वो मेरा ख्याल है। अब जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक और चीज ऐसे सोचिए, हम स्कूल में बच्चा पढ़ाते हैं, अब बच्चा जो है वो अपनी तरफ से, तो हम उसको बताएं झूठ नहीं बोलना, तुमने कोई रूल नहीं तोड़ना, बाप उसको पिक करता और वन वे में गाड़ी चला रहा होता है, रूल तोड़ा खुद ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हो रहा है, बच्चे को कह रहा रेड लाइट पे रुक जाते हैं, खुद नहीं रुक रहा। अब ये क्या है सारे का सारा? ये हमारे जो अब पुरानी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है बेसिकली, वो उसके दिमागों में ये चीज सेट हुई है, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। अच्छा, जैसे ही घर पे कोई आता, बाप कहता बेटा उनको को पापा घर पे नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। कॉमन चीज है। तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिशियन जो ना, हमारे अंदर हर किसी के अंदर छोटा छोटा एक पॉलिटिशियन मौजूद है, सिर्फ वो हमें एक मिल जाता है किसी पे ब्लेम डालना, तो हम ब्लेम डाल देते हैं फौरन से पहले। तो मेरा नहीं ख्याल कैसे करना चाहिए, हमें बी रियलिस्टिक टू आवरसेल्व्स एटलीस्ट। ठीक। और दूसरा अहमद साहब, एक और बड़ी टर्म है जो यूज हो रही है, डीप फेक नाम की एक जो है टर्म बहुत यूज हो रही है, ये क्या है? ये आपने बेसिकली, ये बल्कि बड़ा मजे का क्वेश्चन है एक्चुअली। डीप फेक आपने देखा होगा, आजकल पिक्चर्स को लोग बुलवाते हैं। आपने बहुत सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, पिक्चर आई और लोग बोलना शुरू हो गए। या आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो गाना गा रहे हैं या उछल रहे हैं या समथिंग, कोई बहुत सारी चीजें, दैट इज डीप फेक। उसमें क्या यूज करते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इमेज प्रोसेसिंग को यूज करते हुए वो बेसिकली आपको एक जिसे कहते हैं ना बोलने वाली वो बना देते हैं। मतलब आजकल बहुत ज्यादा लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। ये ऐप है कोई IVN एप्स काफी सारी आई हुई हैं जिसमें आप अपना चेहरा किसी हीरो की जगह पे लगा दें, रेसलर की जगह पे लगा दें और डिफरेंट जगहों पे, तो वो आप, लेकिन आप इसका नेगेटिव, ये तो हम फन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट देखें। सपोज करें उसको एडिट करके किसी गलत मकसद के लिए यूज कर लिया जाए उस पूरी चीज को, तो कितनी बुरी चीज बन जाएगी। या जैसे आजकल आपको फेक कॉल्स आती हैं कि जी पता नहीं कौन सा बच्चा जो है उसको जी हमने गिरफ्तार कर लिया, या अब पुलिस वालों को चाहिए या बाकी सब जो इस तरह की अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि जी वो इस पे एक्शन लें और बयान जारी करें कि नहीं जी इस तरह की कोई कॉल है, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उनको। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। हाँ। तो या आपको जी कोई या कोई ऐसी भी कॉल आ जाती है ना कि आपका नाम निकल आया है तो हमें इतने जो है पैसे जमा कराएं या इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी दें। एग्जैक्टली। जैसे बहुत पहले ना प्लॉट्स निकल आते होते थे, घर पे आके लोग साइन करवा के पैसे लेके चले जाते थे, ईमेल्स आती होती थी। एग्जैक्टली। ये सारा कुछ है। अब ये सारा कुछ उसी वॉरफेयर की बातें हैं सारी की सारी। यानी मुझे कोई लिंक आ जाता है, सपोज करें मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ये क्या है? अब जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को, मेरा तो ख्याल है इस पर टीवी के ऊपर शोज होने चाहिए, कंपेन्स चलाएं प्रॉपर। और ये यानी FIA साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स है वो चला सकते हैं, जितने नैब वाले हैं वो चला सकते हैं। यानी हमारे पास अथॉरिटीज बहुत सारी हैं जो कि इस पूरी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं। तो वो कंपेन्स चलाएं, बताएं कि जी जैसे आपको एक आता है जी आपके पास ना मेरे गलत पैसे आ गए हैं। अब उस मजे की बात है उसमें जायज कैश का वो जो है ना स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं और कभी किसी नंबर से इस तरह का मैसेज नहीं आ सकता। तो वो कहने का मकसद ये कि ये छोटी, अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स को चाहिए कि वो इस तरह के मैसेजेस लॉन्च करें कि नहीं जी आपको कोई मैसेज इस तरह आए तो इस खास नंबर से आएगा और किसी और नंबर से नहीं आ सकता। तो वो मेरा ख्याल है कि हम उस पूरी चीज़ को बड़े आराम से केटर कर सकते हैं, लेकिन वही जब तक चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी में हम आगे जाते जा रहे हैं, जिद्दत आती जा रही है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिनको ओवरकम करना है। और वो ओवरकम इसी तरह हो सकती है कि जब सबको पता हो कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उस चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन थी 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से। हम बात करें कि टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल हमने करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे बात हो रही थी जिंदगी की अहमियत के हवाले से, तो इस्लाम कहता है कि जिसने एक शख्स की जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई है। और इसीलिए हम लोगों में दूसरों की मदद करने का जज्बा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। किसी जख्मी को खून देना हो या फिर किसी के लिए अद्वियात का इंतजाम करना हो, माली इमदाद करनी हो, तो हम सब आगे आगे होते हैं। लेकिन एक शोबा ऐसा भी है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाली पाकिस्तानी कौम बहुत पीछे भी है। वो है जरूरतमंद अफराद को अज़ा का अतिया करना। अपनी जिंदगी में या फिर मरने के बाद हम किसी के काम आ जाएं तो इससे बड़ी नेमत यहाँ पे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और इस हवाले से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करता है कि इंसानी अज़ा का गलत इस्तेमाल ना हो सके और सारे मामलात कानून के दायराकार में रहते हुए सर अंजाम दिए जाएं। और पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, ऑर्गन डोनर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी है पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, हम आजकल देख रहे हैं कि यहाँ गुर्दों की पेवंदकारी का कानूनी गैर कानूनी जो धंधा है वो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो मुझे बताइएगा, इसको रोकने के लिए पेहूटा किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या जो कार्रवाइयाँ की जा रही है पेहूटा की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेवंदकारी एक गुर्दे की, जिगर की, कॉर्निया की, ये तो काफ़ी कॉमन है। और लेकिन ये कहना है कि अब ये गैर कानूनी हो रही है, काफ़ी हद तक, बहुत हद तक उस पर काबू पा लिया गया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक रीजनल कमेटी है, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा जो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस है या सब ऑफिस हैं रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, उनमें भी विजिलेंस कमेटीज मौजूद हैं जिनका काम ही ये है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा करना। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो है वो डेट इज़ हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर। ओके। और उनके लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग होती है, जब भी वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, उसका एक एजेंडा आइटम होता है कि एनी रिपोर्ट ऑफ इलीगल ट्रांसप्लांट इन द डिस्ट्रिक्ट। वो बाकायदा एजेंडा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट होता है डिस्कस, और फिर उसकी रिपोर्ट हमारे पी होटा के रीजनल ऑफिस में आ जाती है, हेड ऑफिस में आ जाती है। हम उस रिपोर्ट को फिर फॉरवर्ड करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। इसके अलावा हमारा जो अपना हेड ऑफिस में और बाकी सब ऑफिस में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट सेल्स हैं, वो मुस्लिम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर जाके जो पेशेंट्स हैं, जो डोनर हैं, जो रिसिपिएंट है, इसके अलावा जो डायलिसिस सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं, पूछते हैं कि किसी ने ऑर्गन की ऑफर तो नहीं किए, मैं तुम्हें किडनी अरेंज करा देता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट अब माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, मैं नहीं कहूँगा कि 100%, क्योंकि जब तक अभी छोड़ नहीं हूँ कि 100%, क्योंकि रिपोर्ट जब भी आती है हम छापा ज़रूर फ़ौरन इन्वेट करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं। काफ़ी हद तक हमने कर्टेल कर दी है इस इलीगल ट्रांसप्लांट पंजाब के लेवल पे। और मैं अगर पंजाब में पूछूं डॉक्टर साहब, तो कितने क्लिनिक्स हैं या कितने अस्पताल हैं जिनमें ये पेवंदकारी हो रही है और उनका पेहूटा के साथ रजिस्टर होना कितना ज़रूरी है? जी देखिए, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी उस वक्त तक ट्रांसप्लांट, ना कॉर्निया की, ना लिवर की, ना किडनी की, किसी चीज़ की पेवंदकारी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको पी होटा की तरफ से इजाज़त ना मिले। और उसके लिए एक रीजनल नेटवर्क है विच इज़ हेडेड बाय कमिश्नर ऑफ द डिवीजन। वो कमिश्नर साहब पूरी टीम बनाते हैं, सर्जन की, एनेस्थेटिस्ट की, पैथोलॉजिस्ट की, नर्सिस की। वो जाके उस अस्पताल को विजिट करते हैं और देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। फिर वो हमें रिकमेंड करते हैं, तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, पंजाब में कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितने क्लिनिक्स हैं जहाँ पे पेवंदकारी हो रही है और उनका रजिस्टर होना पेहूटा के साथ कितना ज़रूरी है? लेकिन पंजाब में तकरीबन 62 हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं पेहूटा के साथ। उसमें 30 के करीब हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट, 22 के करीब है जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट, 5 जो हैं वो जो लिवर ट्रांसप्लांट, 2 जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और एक कार्डियक ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा। और इसका सिस्टम ये होता है कि एक रीजनल नेटवर्क कमेटी है विच इज़ हेडेड बाय कमिश्नर ऑफ द डिवीजन। वो एक कमेटी बनाते हैं, टीम बनाते हैं, जिसमें सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, नर्सिस, सब लोग जाते हैं, उस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं
तो फिर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, इक्विपमेंट मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्वालिफाइड ट्रेंड है, और बाकी जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पर फिर हम उस इदारे को, उस हॉस्पिटल को इजाज़त देते हैं कि आप 2 साल के लिए उनको रजिस्टर करते हैं कि 2 साल के लिए आप रजिस्टर्ड हैं, 2 साल बाद फिर उनको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। और इसमें जितने भी इसमें हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स मौजूद हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। दोनों, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल्स हैं। और जैसे पेहोटा का क्याम है 2017 में हुआ था, और अब तक मुझे बताइएगा तब से लेके अब तक गुर्दों, जिगर और बोन मैरो के कितने ट्रांसप्लांट के आप लोग मंजूरी देते हैं? तकरीबन 4700 केसेस हो चुके हैं, 4700। 4700 केसेस की तब से लेके अभी तक आप लोग ज़्यादातर जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, अच्छा, और काफ़ी कम तादाद है जो लिवर ट्रांसप्लांट की है, लेकिन ज़्यादातर रीनल, गुर्दों की और कॉर्निया के ट्रांसप्लांट का नंबर ज़्यादा। अब आहिस्ता आहिस्ता लिवर ट्रांसप्लांट भी PKLI में, और इसमें काफ़ी हद तक तेज़ी से हो रहा है। तकरीबन पिछले 1 साल में अब तकरीबन 200-250 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट 1 साल में हो चुके हैं। अब ये लिवर की ज़्यादा डिमांड आती जा रही है। लिवर पहले हो नहीं रहे थे ना, पहले शेख जायद में था, उसको हुकूमत ने बंद किया, दोबारा इजाज़त दे दी है। अच्छा, अब PKLI में पिछले 1 साल से काफ़ी तेज़ी से बच्चा अच्छा सक्सेस रेट जा रहा है लिवर ट्रांसप्लांट का। तो मुझे बताइए फिर वो किस तरह आपसे जो है रुजू करते हैं पेहोटा से कि हमें ये वाला आज़ाद चाहिए, इतने दिनों में चाहिए, किस तरह इंश्योर किया जाता है? वो इसका मैकेनिज्म ये है कि एक पेशेंट है, हाँ जी, उसको गुर्दों की बीमारी है जी, या जिगर की बीमारी है, ठीक है। वो एक अस्पताल जाता है और वहाँ पर अपना इलाज शुरू कराता है। फिर इलाज उस हॉस्पिटल का जो सर्जन है वो समझता है कि इसको अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो वो फिर रिकमेंड करता है कि एडवाइज रीनल ट्रांसप्लांट या एडवाइज लिवर ट्रांसप्लांट। फिर उस हॉस्पिटल की एक वैल्यूएशन कमेटी है, ओके, जिसमें सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तो इनकी एक टीम है, वो उसको असेस करती है पेशेंट को। जनरल फिजिशियन भी इसमें शामिल है, वो असेस करके एवेल्यूएट करके कि वाया इसको वाकई ही इसको ज़रूरत है, फिर वो रिकमेंड करती है वैल्यूएशन कमेटी को, एवेल्यूएशन कमेटी रिकमेंड करती है पेहोटा को कि इसको इजाज़त दे दी जाए। फिर पेहोटा की अपनी एक एवेल्यूएशन कमेटी है, अच्छा, वो फिर डोनर को और रिसिपिएंट को बुला के वो उनको इंटरव्यू करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं कि खुदा ना खाता को इसमें कमर्शलाइजेशन तो नहीं, तो ट्रेडिंग तो नहीं है, कि पैसा तो नहीं इन्वॉल्व, और बाकी सारे टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में मुकम्मल किए हैं। तो जब सेटिस्फाई होता है पेहोटा, तो फिर वो हम उस इदारे को इजाज़त देते हैं जी कि यू आर अलाउड टू डू रीनल ट्रांसप्लांट इन दिस पेशेंट। ये हमारा मैकेनिज्म है। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल के थ्रू ही ये मैकेनिज्म होता है, या कोई शहरी जिसको चाहिए प्रबंधकारी के लिए वो खुद भी आप लोगों से, आपके इदारे से रुजू कर सकते हैं? वो हमने एक रजिस्ट्रेशन सेल कायम कर दिया है, अच्छा, और जिसमें डोनर जो अपने आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, या जो वो लोग जो जिनको ज़रूरत है, हाँ, वो भी। अभी तक हमारे पास 162 डोनर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया कि हम अपने लाइफ में, ये लाइफ के बाद, खुदा ना खाता डेथ के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन अब अभी हमारी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी की मीटिंग हुई है, जो चेयर्ड बाय मैडम मिनिस्टर प्रोफेसर यास्मीन राजेश साहबा ने, तो उन्होंने अब हमें इजाज़त दी है कि हम यूनिवर्सल हेल्पलाइन कायम करें जो 24 घंटे 24/7 चलेगी, और उस पर ऑपरेटर्स बैठे होंगे जो भी फ़ोन करके मालूम करना चाहता है कि अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मसलन लाहौर में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो गुर्दों या लिवर या कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, या उनसे इजाज़त उसको बताना, वो पूछना चाहेगा जी कि मैं किस अस्पताल में जा सकता हूँ, हम उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन दें। या वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, या कोई कंप्लेंट हमें करे, या कोई हमें जिसको मुखबरी कहते हैं कि हमें पता चला है कि इस अस्पताल में ये पैसे का लेन देन है, हमें ऑफ़र की गई है कि आप हमारे पास आएँ, तो हम आपको गुर्दा अरेंज करके देते हैं। तो ये 24/7 हेल्पलाइन चलेगी इंशाल्लाह। वे 2 हफ्ते का काम है, उसमें चलेगी, और फिर लोगों को हम जिस तरह ये 111122 है, उस तरह इसकी 4 डिजिट नंबर होगा, कि सब लोगों को हम पूरी इसकी काफ़ी पब्लिसिटी करेंगे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ताकि लोगों को वो याद हो जाए, और किसी भी कोई इशू हो रिगार्डिंग ट्रांसप्लांट, वो इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे मालूमात ले सकते हैं और दे सकते हैं, और शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब अभी बताइए कि अगर अब आप लोगों के पास इस तरह की शिकायत आती हैं कि कहीं पर गैर कानूनी जो है वो काम हो रहा है इस अज़ा के हवाले से, तो किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कितने जुर्माने होते हैं उन लोगों को या उन इदारों को, क्या उन्हें सील भी किया जाता है?
देखिए अभी मैं 1 महीना फ्रेश केस की आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 महीना पहले हमें फ़ोन आया कि मांगा मंडी में ये अस्पताल है जहाँ पर गुर्दे के नाजायज क्या नाम है इलीगल ट्रांसप्लांट के लिए लेन देन हो रही है। अच्छा ठीक है। रात को 10 बजे का टाइम था। हमने 11 बजे अपनी टीम को गाड़ी में बिठाया, उसमें विजिलेंस डायरेक्टर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको हमने मांगा मंडी भेज दिया। ठीक है। और वो इत्तेफाक से जो डोनर के घर पहुंच जिस रिसिपिएंट पेशेंट के घर पहुंच गए जिसने पैसे देने थे, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर साहब भी वहाँ पर पैसे लेके आए देने के लिए। अच्छा। ठीक है जी। तो उन्होंने मौके पर डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और वो अभी FIA के ज़ेरे हिरासत है, उन पर मुकदमा चल रहा है। तो जब भी हमें कोई इत्तला मिलती है तो हमारी विजिलेंस टीम 24 घंटे तैयार रहती है, और हम 1 घंटे के नोटिस पर 1 घंटे तक उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं अगर वो नज़दीक है, वरना कई दफ़ा देर भी। लेकिन अगर फर्ज करें कोई रावलपिंडी के नज़दीक है तो रावलपिंडी की हमारी विजिलेंस सेल जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। मतलब हर जगह के हर शहर की अपनी अपनी विजिलेंस टीम आप लोगों ने तश्कील दी हुई है। जी बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा मतलब अगर इस तरह डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर इन चीज़ों में, और जो अमला भी होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, तो फिर क्या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है? क्या उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं? जी, अरेस्ट उनको हो गया, फिर हम उनको अभी मुकदमा चलेगा। जब मुकदमे का फैसला होगा फिर हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लिखेंगे कि इन पर ये साबित हो चुका है, तो ऑब्वियसली उनका फिर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं या फिर अगर हम मर जाते हैं, जैसे अगर अपनी बात करूँ, अगर मैंने अपने मरने के बाद कोई अपने अज़ा डोनेट करने हैं तो मैं किस तरह वो डोनेट कर सकती हूँ, किस तरह अपने आप को रजिस्टर करा सकती हूँ कि आप तक वो चीज़ें पहुँच सके? देखिए कुछ चीज़ें तो हैं जो ड्यूरिंग लाइफ आप डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। एक किडनी है, ओके, ठीक है, लिवर है, ठीक है, ठीक है, ये आप ड्यूरिंग लाइफ डोनेट कर सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्लाह ना करे डेथ हो जाए तो डेथ के बाद ही हो सकती है। अच्छा, उसमें कॉर्निया है, ओके, ठीक है जी, कॉर्निया है बस। और क्या नाम उसका, डेथ के फ़ौरन बाद भी अगर आप कॉर्निया विद इन 6 आवर्स आप अगर दे दें, हम बॉडी से निकाल लें तो वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आया कि हम इसको निकालने के बाद हम इसको मुख्तलिफ सोल्यूशन में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो फ़ौरन डेथ के फ़ौरन ही लगाने पड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि मैक्सिमम किडनी जो है वो 4 से 6 घंटे तक ठीक रह सकता है, और जो लिवर है वो 18 घंटे तक ठीक रह सकता है, वो भी खास सोल्यूशन में। अच्छा। उससे ज़्यादा देर ये ऑर्गन नहीं रह सकते। अच्छा, ठीक है। इस दौरान हमें फ़ौरन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एक जो जिस पर हमें मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने इजाज़त दी है कि हम उस पर काम करें, उसके SOPs बनाएं, वो है ब्रेन डेथ। अच्छा। ब्रेन डेथ वो पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, सिर्फ उनका हार्ट चल रहा है, तो अब उनके यानी कि मतलब जो लोग वेंटिलेटर्स पे हाँ जी, अब वेंटिलेटर पे उनका बचने का यानी कि उनके जो वैल्यूएशन टीम है हॉस्पिटल की, डेथ डिक्लेयर करने वाले ने, उन्होंने 2 दफ़ा उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो फिर हम उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, हम उनको काउंसलिंग करके कि अगर आप चाहें तो अपने इस पेशेंट के ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो ज़्यादा दे दें तो फिर हम इन हॉस्पिटल ही उनके ऑर्गन निकाल लेके रिट्रीव करके, तो जो डिजर्विंग पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हैं हम उनको लगा सकते हैं। लेकिन उसका बाकायदा एक निज़ाम बन रहा है जिसको मॉनिटरिंग अथॉरिटी जब इजाज़त दे देगी तो फिर हम एक हॉस्पिटल में हम उसका पायलट प्रोजेक्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी अस्पतालों तक फैलाएंगे। लेकिन इस वक्त तक हम जो क्या नाम इसका 2 तरह की सोर्सेज हैं, एक ड्यूरिंग लाइफ जिसमें कॉर्निया है, किडनी है और लिवर। ड्यूरिंग लाइफ सिर्फ किडनी और लिवर है, और आफ्टर डेथ जो है वो मेनली कॉर्निया ही होता है। लेकिन ब्रेन डेथ वाले पेशेंट को हम वो निकाल के फ़ौरन हमें विद लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो ऑर्गन पेशेंट को लगाने पड़ते। तो ये लाजिम है कि मतलब आप हॉस्पिटल में आपकी डेथ हो तो तभी आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर जिनका घर में इंतकाल हो जाता है क्या वो भी डोनेट कर सकते हैं? नहीं, घर में अगर किसी की खुदा न खास्ता डेथ होती है फिर इतना टाइम नहीं होता कि उसको शिफ्ट करें अस्पताल में। अच्छा। फिर उसको ओपन करके, क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम है, ऑर्गन खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो मेनली ये हॉस्पिटल डेथ वाले पेशेंट को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के ऑर्गन रिट्रीव करके अगर उनके अटेंडेंट इजाज़त दे दें तो वो ही लगाए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम जो देख रहे हैं आपको उनको भी बता दें कि अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, क्या SOPs होने चाहिए?
जल्द ही हम क्या नाम इसका हेल्पलाइन अनाउंस कर जी, देंगे। ठीक है। उसमें सिर्फ आपने फ़ोन करके अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना एड्रेस वो आपने फ़ौरन रजिस्टर करना है। फिर हम आपको वेब पर एक फॉर्म देंगे, वेब से डाउनलोड करके या हम उनको बाय एड्रेस बाय मेल कर देंगे, पोस्टल मेल कर देंगे। वो जब पहुंच जाएगी फॉर्म फिल करके हमें वो ईमेल कर सकते हैं या बाय मेल भेज सकते हैं, डाक के जरिए भेज सकते हैं। तो हम उनका एक रिकॉर्ड मुकम्मल कर लेंगे। ये डोनर्स हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर हम लोग जब जिंदा हैं तब अगर हम लोगों ने डोनेट करना होता है तो हम किसको ये डोनेट कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स जो हैं? एक तो ये डोनर जो है 18 और 50 साल के दरमियान की उम्र का। अच्छा, ये एज लिमिट ये जो उमूमन ये हमारी प्रेफरेंस होती है। अच्छा, ठीक है। ओके। और हम किस को डोनेट कर सकते हैं उसके लिए पहले तो मैचिंग बड़ी ज़रूरी है ना। मैचिंग मैं यहाँ पर भी बता चलूँ कि 3 तरह की डोनेशन होती हैं। अच्छा, एक तो क्लोज रिलेटिव, ओके, मतलब पेरेंट्स, बहन भाई हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है, औलाद हो गई, हाँ, मियाँ बीवी हो गए, मियाँ बीवी के क्लोज रिलेटिव हो गए, ओके, ये हो गया क्लोज रिलेटिव, ठीक है, ये दे सकते हैं। ओके, फिर दूसरा है नॉन क्लोज रिलेटिव, यानी कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है किसी वजह से भी, खुदा न खास्ता डेथ हो गई है या वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो डोनेट नहीं कर सकते। ओके, फिर नॉन क्लोज रिलेटिव हैं जिसमें आपके कजन आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, है ब्लड रिलेशन लेकिन नॉन क्लोज है। ओके, तीसरी कैटेगरी होती है अनरिलेटेड, यानी ना आपके क्लोज रिलेटिव हैं ना आपके नॉन क्लोज रिलेटिव हैं किसी वजह से, तो फिर अनरिलेटेड। अभी तक पंजाब में अनरिलेटेड की किसी को इजाज़त नहीं मिली। उसके लिए हमने अब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने स्वैप ट्रांसप्लांट की इजाज़त दे दी है। ठीक है। स्वैप ट्रांसप्लांट ये होता है कि एक ही अस्पताल में 2 पेयर हैं, डोनर रिसिपिएंट, एक पेयर आपस में नहीं मिल रहा, एक दूसरा पेयर भी आपस में मिल रहा, लेकिन ये डोनर इस रिसिपिएंट से मिल रहा है, ये डोनर इस रिसिपिएंट से मिल रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन ये अस्पताल में है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन डोनर है कौन रेसिपिएंट है। इसमें कोई कमर्शलाइजेशन नहीं, कोई पैसे की लेन देन नहीं। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, डीजी पेहोटा के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और पेहोटा के बारे में बात कर रहे थे ह्यूमन डोनर के हवाले से कि जो ऑर्गन्स हैं उनको किस तरह डोनेट किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है, इस हवाले से बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है कि सबको सुनाना पड़ता है। जनाब, शायरी जज्बे और एहसास का नाम है जो दिलों में गजार और लहजे में शाइस्तगी पैदा करती है। शायरी एहसासात और जज्बात और मुशाहिदात और तजर्बात का अकास होती है। हर दौर के शौरा की तहरीरों से उनके ज़माने के हालात व वाक़यात की अक्कासी मिलती है। और जब शायरी ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की काफियाँ कहलाई तो अमन और इस्लाम के फरोग का जरिया बनी। इकबाल की नज़मों का रूप लिया तो बेदारी इंसा का काम किया। फैज और जालिब के शेरों में ढली तो इनकलाब का सामान मुहैया किया। और जब नासिर और फराज को शायरी ने मुंतखब किया तो प्यार और उल्फत की नई कोंपलों ने जन्म लिया। फन्ने शेरी गोई ने जब अकीदत की राह पर सफर शुरू किया तो हफीज, ताइब और अनीस और दबीर मंजर आम पर आए। शायरी के पीछे चाहे अकीदत कार फरमा हो यहाँ पर दुनियादारी, बहरहाल ये सब मोहब्बत के इस्तारे हैं और तस्कीन का सामान भी है। और शायरी की अहमियत पूरी दुनिया में आपको पता है मानी जाती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज के दौर में शायरी की क्या अहमियत है, नौजवान शायरों को किन चैलेंजेस का सामना पड़ता है, आज के दौर में साहिब दीवान होना क्यों मुश्किल होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के 2 उभरते हुए शायर मौजूद हैं। सुहेब मुगीरा सिद्दीकी हैं और आगर नदीम साहर साहब मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। सुहेब साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। आज जैसे शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और 2 उभरते हुए शायर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मुझे बताइए शेर व अदब किसी भी मुआशरे की कितनी बड़ी पहचान होती है, इसे स्टार्ट करते हैं। आज जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें निकालते हैं 5000 5000 साल के बाद, जब वो रिवायत मादूम हो चुकी है, जब वो बस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं,
हमारे पास उनको समझने के लिए और उनको जानने के लिए जो 4 चीज़ें मिलती हैं, हाँ, वो एग्जैक्ट वो चीज़ें हैं जिन्हें हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। ठीक। उनका आर्ट कैसा था, उनका आर्किटेक्ट कैसा था, उन्होंने लिखा क्या है। यहाँ से हमारी आप अंदाज़ा करें कि 5000 साल के बाद वो कौमें नहीं रही, बिल्कुल। लेकिन उनकी ये ये तो जो है। शनाख्त फ़नून लतीफ़ा उन्हें देकर गए थे बशमूल शायरी, वो आज तक बरकरार है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ अहद हाजिर में बल्कि रहती दुनिया तक जो आपको पहचान इस ज़माने में कोई चीज़ दे सकती है, उनमें शायरी सर फहरिस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये कभी भी मादूम होने वाली नहीं है, मुझे मादूम लगता होने है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, उर्दू शायरी के हवाले से बात करें तो मुझे बताइएगा, अगर इसका मुकाबला किया जाए बाकी शायरी के हवाले से, तो कहाँ पर ये सर फहरिस्त है, यहाँ पे मकाम अपना रखती है? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी ज़ुबान जो है उसका एक अपना लिटरेचर है, अपना उसके साथ उसकी शायरी या जितने भी उसके लिटरेचर की बाकी जो असनाफ हैं उसके अंदर मौजूद हैं। और हर ज़ुबान जो है वो अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त, अपना कल्चर, अपनी लिसानियाती जितने भी मुबाहिस हैं वो साथ लेके साथ रखती है। हाँ जी। इसलिए इसमें अगर हम बहस में पढ़ें कि हमारे यहाँ हमारी शायरी ज़्यादा बुलंद मकाम पर है या कम मकाम पर, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बहस है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ वो लोग या वो एहसास कमतरी के मारे हुए लोग जो समझते हैं कि उर्दू ज़ुबान या शायरी, उर्दू शायरी जो है ख़ास करके वो इतनी रिच नहीं है, उसके अंदर इतना जो है वो इबलाग नहीं है, या उसके अंदर इतनी जो है वो क्या कहते हैं दूर अंदेशी नहीं है, या कुछ भी कह लें, तो वो उनकी गलत फहमी है। अच्छा। हर ज़ुबान या उस ज़ुबान में तख्लीक होने वाला अदब जो है उसकी अपनी एक अहमियत है जो मुसल्लम है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे तो ही उर्दू ज़ुबान भी रिच है। देखिए, उर्दू अब दुनिया की चौथी बड़ी ज़ुबान हो गई है। और हमारे यहाँ जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि जब कोई ज़ुबान ख़त्म, कोई लिटरेचर ख़त्म होता है, चाहे शायरी है, चाहे अफसाना है, नावल है, कुछ भी जब ख़त्म होता है, ज़ुबान ख़त्म हो जाती है, ज़ुबान के साथ तहज़ीब ख़त्म हो जाती है, सकाफ़त ख़त्म हो जाती है और उस कौम की शिनाख्त ख़त्म हो जाती है। बेशक, तो बिल्कुल। ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान नहीं है, शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, शायरी के साथ आपकी पूरी तारीख़ है और उसके साथ आपकी तहज़ीब है, आपकी सकाफ़त है। तो हमारे यहाँ ये है कि हम समझते हैं कि जिस तरह अमूमन हमारे यहाँ ज़ुबान को अहमियत नहीं दी जाती, हमारे यहाँ लिटरेचर को अहमियत नहीं दी जाती। इन्होंने बात की, सोहेब भाई ने आर्ट की, फ़नून लतीफ़ा की, तो हमारे यहाँ घरों के अंदर हमारे बच्चों को फ़नून लतीफ़ा से वो मोहब्बत, वो ताल्लुक़ सिखाया ही नहीं जाता। बल्कि जब ये कहा जाता है कि मैंने ये फिल्म पढ़नी है, मौसीकी पढ़नी है या कुछ तरह की चीज़, तो वो कहते हैं जी तुम तो गुनहगार हो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मतलब ये तुमने आज क्या के ज़माने पढ़ना में है? तुम मेडिकल की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, कॉमर्स की बात करो, तुम ये कौन सी शायरी और अदब। तो मैं समझता हूँ कि वो कौमें गूंगी होती हैं, लूली और लंगड़ी होती हैं, जिनके पास तहजीब नहीं होती, सकाफत नहीं होती, शनाख्त नहीं होती और शायरी नहीं होती। शायरी ही वो ज़ुबान है जिसमें आप जो कहना चाहे कह सकते हैं और इससे रिच ज़ुबान हो ही नहीं सकती कोई। बिल्कुल ऐसी है। और सुहेब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अगर साहब ने कहा कि मतलब हमारे घर में कहा जाता है ना, अगर बच्चे के हमने लिटरेचर पढ़ना है या इस साइड पे जाना है तो उनको मना कर दिया जाता है कि ये आपने क्या पढ़ना है, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है। तो ये जो एक लैक आ रहा है जनरेशन में, ये किस तरह हम फिल कर सकते हैं? हमें अपने वालिदैन की और अपने बड़ों की परेशानी समझने की ज़रूरत है। जो इसकी इस जुमले की बुनियाद जहाँ से उठती है वो खौफ है, फाइनेंशियल स्ट्रेन है। अच्छा। वो परेशानी है कि बच्चे जब अपने पाँव पर खड़े होंगे 30 साल की उम्र में, ये क्या कमा रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने फ़नून लतीफ़ा को बिलअमूम और शायरी को बिलखुसूस तमाम किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट से काट दिया है। हालांकि पाकिस्तान में एक बहुत मजबूत मीडिया इंडस्ट्री मौजूद है, आप और मैं जानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मौजूद है और इसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ पे लिखने वालों को या किसी भी किस्म के फ़नून लतीफ़ा में महारत रखने वाले लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सकता है। हमें दरअसल इन दो चीज़ों को कनेक्ट करना कि जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी लतीफ़ फ़न है, वो शायरी है, मुसव्वरी है, कुछ भी है, अगर वो किसी तरह फाइनेंशियल टर्म्स में ट्रांसलेट हो जाए, हमको इस तरह का फ्रेमवर्क बना लें और ये हमें इज्तिमाई सतह पर करने की ज़रूरत है। आप और मैं शायद इसमें कुछ ना कर पाएँ, लेकिन जब तक हम इन दो चीज़ों को यकजा नहीं करेंगे, आपको ये लैशबैक आने वाली जनरेशन से भी आता रहेगा। और इसको यकजा कैसे किया जा सकता है, उसके लिए दोनों टर्म्स पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि जैसे जैसे ज़ौक़ सामीन में बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों को समझ में आता है कि अगर कोई शख्स शेर कह रहा है या नज़्म लिख रहा है तो उसका मतलब वो उस टाइम में अपनी रोज़ी का कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके वर्किंग आवर्स तो कंज्यूम हो रहे हैं, जिसकी नतीजे में मुझे लगता है कि हमें जो मोनेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी सरगर्मियाँ जितनी हो रही हैं उन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और जितना भी हमारे मीडिया की साइड के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, एडवर्टाइजिंग वाली साइड के ऊपर जितना काम है, वहाँ पे इन लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एग्जीबिशन ऑफ देयर आर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो ज़ौक़ है, जैसे सुहेब ने बात की कि ज़ौक़ जो है ये शायरी का ये ख़त्म होता जा रहा है, ये क्यों ख़त्म होता जा रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी। और इसको किस तरह हम दोबारा से बहाल कर सकते हैं ये आने वाली जनरेशन के अंदर?
जिस तरह अभी हमने बात की, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ किताब कल्चर के मिटने का, किताब कल्चर के ख़त्म होने का। किताब कल्चर ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ कारी जो है वो ख़त्म होता गया। अब हमारे यहाँ अब देखिए कि आज से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपने वालिदैन को हम देखें तो हमारे घरों में अखबार पढ़ने का रिवाज था, हमारे घरों में किताबें रखने का रिवाज था, हमारे घरों के अंदर छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती थी। हाँ। और हमने ऐसा माहौल भी देखा कि रात को न्यूज़ लगी हैं, खबरें लगी हैं तो सारे घर वाले इकट्ठे बैठ के खबरें सुन रहे हैं, हाँ। दादा अबू वालिद जो हैं वो खबरें, ये कल्चर अब हमारे पास नहीं है। अब जितने भी कारपोरेट कल्चर के घर हैं, मसलन मैं ओ लेवल्स हैं इस तरह के होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा, तो कई ऐसे वालिदैन आते हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चे की उर्दू बहुत कमज़ोर है और उसको क्या करना चाहिए। तो उनके घर में जिम भी होती है, उनके घर में सारी गेम्स और जितनी भी आप समय छोटा सा सिनेमा भी बना होता है, अगर उनके घर में कुछ नहीं होता तो वो किताब नहीं होती, लाइब्रेरी नहीं होती, अखबार नहीं होता। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? तालीमी इदारों से शुरू हुआ। आप अपने सरकारी तालीमी इदारे देखें, अपने प्राइवेट तालीमी इदारे देखें, कहाँ लाइब्रेरी लेक्चर होता है? कहीं भी नहीं होता। लाइब्रेरीज अगर मौजूद भी हैं तो वो तो महीनों खुलती भी नहीं है। बच्चों को कौन सा टीचर ऐसा है जो बच्चों को क्लास में खड़ा होकर ये बताता है कि बेटा आपने सिलेबस के अलावा भी कोई किताब पढ़नी है, बेटा आज आपने अखबार देखना है, आज आपने न्यूज़ सुननी है? कभी नहीं किसी ने कहा। और जब ये चीज़ें ना घरों में कही जाएंगी ना आपके तालीमी इदारों में कही जाएंगी तो फिर उसका जो असर है वो कुदरती तौर पर बच्चों के ऊपर तो पड़ना ही है, खत्म होता तो बच्चे जो हैं, आप बच्चों को आप कहें ना कि शायरी, तो वो हंसना शुरू हो जाते हैं। बच्चों से कहें किताब तो वो कहते हैं सर ये क्या सर, हम तो बाकी सिलेबस की किताबें कहाँ करें। बच्चों से आप मिन्नतें करते रह जाएं कि यार इस महीने कोई किताब खरीदें, वो कहते सर नहीं हम तो अच्छा बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, कोई बेहतरीन ब्रांड के कपड़े खरीदेंगे, जूते पे, और किताबों पे तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हकीकत मैं बता रहा हूँ आपको, 200-300 के बच्चे किताब नहीं खरीदना चाहते, लेकिन बच्चे महंगे से महंगा ब्रांड पहनना चाहेंगे आपके। तो ये कोई एक दफा, ये आज नहीं हुआ, ये तो पीछे आपके 8-10 साल लगे ये कल्चर आप डेवलप करने में। और ये वही कल्चर जिसका मैंने पहले बात की कि एहसास कमतरी के मारे हुए लोगों ने एक चीज़ मुतारफ़ करवाई, और वो यही था कि अपनी, और ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बड़ी कौमें होती हैं, उनका यही तो वतीरा होता है कि भाई कौमों को ख़त्म करने से पहले उसकी तहजीबी शनाख्त ख़त्म करो, उसकी लिसानी शनाख्त ख़त्म करो, उसका कल्चर ख़त्म करो, और आहिस्ता से देखें कौम ख़त्म होती जाएगी। और आप देखिए आपके आइन के अंदर मौजूद है कि आपकी सरकारी ज़ुबान उर्दू है, आपने कहाँ उर्दू रखी? तो ये तो अभी आके आपके प्राइम मिनिस्टर उर्दू में तकरीर करते हैं, बल्कि आपकी तो तारीख में आपके प्राइम मिनिस्टर आपकी कौम से अंग्रेजी में खिताब किया करते थे, ऐसे ही है ना। तो ये जो जुल्म हमने किया, तो ये एक पूरी हमने क्या कहते हैं कि पूरे प्लान के साथ हमारे ज़हनों को तब्दील करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि ना हमारे यहाँ शायरी पढ़ी जाएगी, ना किताब पढ़ी जाएगी। हमारे यहाँ नावल पढ़े जाएंगे तो वो भी डाइजेस्ट मार्का ख़वातीन हैं जिन्होंने नावल लिखे हैं, वो पढ़े जाते हैं, और वो क्यों पढ़े जाते हैं वो हम सबको पता है क्यों पढ़े जाते हैं। अच्छा नावल नहीं पढ़ा जाएगा, अच्छा शायरी नहीं, अच्छी शायरी जो है, तो फिर अगर बच्चों को ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे शायरी से मोहब्बत करें। सुहेब, आपसे बात करना चाहूँगी, आज जैसे शायरी कालमी दिन मनाया जा रहा है तो मैंने आप लोगों से भी कुछ शेर सुनना चाहूँगी, आप लोगों की अपनी पसंद के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी आपको कौन से शायरी किस तरह की पसंद है और कौन सा शायर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा शायर किसी को सबसे ज़्यादा पसंद है, ये सबसे मुश्किल सवाल है। अच्छा। क्योंकि उससे होता ही है कि आप पे एक टैग लग, असल में शायरी के अंदर ना आप पे मुख्तलिफ कैफियत गुजरती है। एग्जैक्टली। महीने के कुछ अयाम ऐसे गुजरेंगे जब आपको लगेगा कि यही मेरा जीना मरना है, इस शख्स ने जो लिखा है इससे अच्छा शायद कोई नहीं लिख सकता। अच्छा, ठीक है। अगले महीने आपको कुछ और चीज़ मिल जाती है, तो उसके अंदर से उनको रैंक करना नामुमकिन है। ठीक है। लेकिन कुछ शायर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिल के करीब है, उनमें से नज़्म गो शोरा की कुछ फहरिस्त है और कुछ गज़ल गो हैं। अच्छा। गज़ल गो शोरा में इरफान सिद्दीकी साहब, ओके, हिंदुस्तान से बहुत अच्छे शायर थे। जमाल एहसानी हैं, बहुत खूबसूरत शायर गुजरे हैं। और इसके अलावा नज़मों में फैज़ साहब के साथ एक रब्त है, वो कभी नहीं टूट पाया। बिल्कुल ऐसे ही। नून राशिद हैं, मजीद अमजद है, और ये लिस्ट एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। ये बहुत दाखिली कैफियत है, खारजी कैफियत नहीं है। अच्छा। आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है कि आज मजीद अमजद को पढ़ना चाहिए, उस दिन के लिए सबसे अच्छे शायर वही होते हैं। तो आप फिर अपना कोई पसंदीदा शेर सुनाएं, फिर हमारी नज़र करें। जमाल एहसानी का एक शेर है, हाँ। ये सोच कर नहीं कोई जहान का मालिक, कभी कभी मेरी नीयत खराब होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अगर आपसे पूछना चाहूँगी, आपके कौन से पसंद, आपके लिए भी ये कंफ्यूजन का समा है कि आप भी कोई सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, ये हमेशा होता है, एक शायर या एक नावल निगार या एक अफसाने पर बात करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जो तख्लीक, कभी कभी कोई तख्लीक आपके दिल को लग जाती है और बहुत अंदर
इसलिए एक शेर का इंतखाब भी बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी कि आप उस शायर का कौन सा शेर सुनाएं, बल्कि उसके मुकाबले में कई और शेर भी आपको अच्छे बिल्कुल लगते ऐसी हैं। है, हाँ। तो कभी कभी तन्हाई में हम ऐसे शेर गुनगुनाते हैं जो कभी नहीं पढ़े होते, ऐसे ज़हन में आता है, फिर मेरा वो कई दफ़ा दिन में पढ़ देता है। अच्छा। तो मैं तो गालिब का एक शेर बहुत पढ़ता हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ओ ज़ूद पशीमा का पशीमा होना। क्या बात है, तो क्या बात है। ये चंद बेहतरीन शेरों में शुमार होता है, अदरवाइज तो फिर बहुत एक लंबी ये आखिर में हम देखते हैं कि उर्दू में गालिब, मीर, मोमिन, हम फैज, ये वो शोरा हैं जिनके बाद मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई शायर आए ही नहीं है जिन्होंने इस तरह की शायरी की हो। अभी तक ये गालिब आते हैं हमारे सबके ऊपर। तो मुझे बताइए, क्या हमारी जो शायरी है वो इन्हतात का शिकार होती जा रही है या इनके मुकाबले में अभी और यहाँ पर शायर मौजूद हैं? नहीं, हर दौर के ना अपने तकाजे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब मीर और गालिब जो कि बड़े शायर हैं तो आज के ज़माने में बड़ा शायर नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि बड़ा शायर कौन है, ये आने वाला ज़माना फैसला करता है बड़ा शायर कौन है। अच्छा, आपका दौर कभी, मतलब इस दौर का बड़ा शायर कौन होगा, ये आज से 50, 60, 70 साल बाद जाके कुछ अंदाज़ा होगा कि बड़ा अच्छा, शायर कौन है। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते, हर दौर के तकाजे अपने। सबसे बड़ी आज जो हमारे मॉडर्न जदीद शायर हैं, उन्होंने जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शायरी को पहुंचाया, तो ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा है और ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। तो आप देखें कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शायरे होना शुरू हुए आज से 5 साल पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था किसी यूनिवर्सिटी में। अब मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ है, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं और बैंक जो हैं और सेमिनार और बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। हर जो इंडस्ट्री है, हर इदारा जो है वो अपने तौर पर मुशायरे करवा रहा है। अब एक माहौल बनना शुरू तो हो ये गया अब है। आज के दौर की शायरी का तकाजा ये है। अब मैं जाते जाते आप दोनों से एक एक नज्म और वो गजल भी सुनना चाहूंगी जो आपको पसंद हो। आप इसे सुहेब स्टार्ट कर लेते हैं। एक नज्म है, हाँ वाहिमा। जी। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते, चुरमुराए के कोई आया है। वाह वाह, क्या बात है। और हम शौक के मारे हुए दौड़े आए। वाह वाह वाह, गो के मालूम है तू है न तेरा साया है। वाह क्या वाह बात। वाह, हम के देखें कभी दालान कभी सूखा चमन, वाह वाह वाह, उस पे धीमी सी तमन्ना के पुकारे जाएं। वाह वाह वाह, फिर से एक बार तेरी ख्वाब सी आंखें देखें, फिर तेरे हिज्र के हाथों ही भले मारे जाएं। हम तुझे अपनी सदाओं में बसाने वाले इतना चीखें कि तेरे वहम लिपट कर रोएं, जी। पर तेरे वहम भी तेरी ही तरह कातिल है। क्या बात है। सो वही दर्द है जाना, कहो कैसे सोएं। बस इसी कर्ब ठीक। के पहलू में गुजारे हैं पहर। बस यूं ही गम कभी काफी कभी थोड़े आए, फिर अचानक किसी लम्हे में जो चटखे पत्ते, हम वही शौक के मारे हुए दौड़े आए। क्या बात है। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है और शायरी का जैसे आलमी दिन आज मनाया जा रहा था और सुहेब और आगर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के उभरते हुए दोनों शायर हैं और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला और आज के दिन हमारे साथ गुफ्तगू की है शायरी के हवाले से। और जनाब, मुझे यहाँ पे आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।